द यूरोपियन द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे सिर्फ सीधे वो तो नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स तो नहीं आए थे, बहुत सारे यूरोपियंस आए थे, पोर्चुगीज आए थे, डच आया था। तो अब इनकी बिगनिंग कैसे हुई, कैसे सेटलमेंट करने पे आ गए, जैसे फ्रांस आया था, फ्रेंच भी हुआ था। India's trade relation with Europe go back to the ancient days to the of the Greeks. अब हमें पता है हड़प्पन कल्चर के टाइम से ही ना, मतलब होता था, एंशियंट डेज में ही होता था, यूरोप के साथ हमारा कल्चर ट्रेड होता था। ड्यूरिंग द मिडल एजेस ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वाज कैरिड ऑन along सेवरल रूट्स, बहुत सारे रूट से होकर जाता था। वन वन वॉज बाय सी along द, अब सी पर्शियन गल्फ में कैसे जाते थे, सी रूट से, या ओवर लैंड थ्रू इराक एंड टर्की से, एंड देन अलाइन बाय अगेन बाय सी, दोबारा सी से जाएगा विनायस एंड गुना, और फिर उसके बाद रेड सी से भी होता था ओवर द लैंड ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, फिर लैंड में, फिर थ्रू सी, or a third less frequent overland route laid through the passes of northwest frontier of India across Central Asia, Russia to Baltic. अब ये कहाँ से होता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी होता था, और सेंट्रल एशिया और रशिया, और रशिया से बाल्टिक तक। The Asian part of the trade was carried on mostly by Arab merchants. अभी इनको कौन कैरी करता था, अरब मर्चेंट्स करते थे, and sailors, while the Mediterranean and European part of the virtual monopoly, जो इनकी मेडिटेरियन और यूरोपियन पार्ट की जो मोनोपोली थी, ये किनके हाथ में थी, इटालियंस के हाथ में थी। गुड्स फ्रॉम एशिया टू यूरोप पास्ड थ्रू मैनी स्टेट्स एंड मैनी हैंड्स। अब ये एशिया से यूरोप में पास होना बड़ी स्टेट से भी होता था और बहुत सारी हैंड से भी होता था। Every state levied tolls and duties, while every merchant made a substantial state tolls and duties. अब यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे टोल्स थी, ड्यूटीज थी मर्चेंट्स के लिए, जो अपना प्रॉफिट लेते थे और यहाँ पे टैक्स देते थे। टोल्स मीन्स टैक्स देना। देयर वर मेनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत परेशानियां भी आती थी, लुटेरे, नेचुरल कैलेमिटीज आनी, येट द ट्रेड रिमेन्ड हाईली प्रॉफिटेबल। इन सब के बाद भी ना ये सारा ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल रहता था। This was mostly due to the pressing demand of the people of Europe for Eastern species, which fetched high prices in Europe markets. और इसकी वजह से यूरोप में ना इंडियन गुड्स की बहुत हाई मार्केट थी, बहुत महंगा सामान जाता था, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ मिलता था, स्पाइसेस मिल रहे हैं आपको, मेडिसिन मिल रही हैं आपको, कपड़ा मिल रहा है आपको, यहाँ हैंडमेड चीजें मिल रही हैं। अब यूरोप में ठंड बहुत होती है, यहाँ का पश्मीना शॉल बहुत गर्म होता है वो, तो वूल आपको अच्छी मिल रही है, वहां पे तो क्या है, बर्फ से ढके रहते थे, खाने को भी नहीं अच्छे से होता था। द यूरोपियंस नीड स्पाइसेस, बोला ना, स्पाइसेस, सॉल्ट, पेपर, मीट, मतलब विंटर्स में तो उनकी बुरी हालत हो जाती थी, वहां पे लिटिल घास घास ही होती थी जो केटल्स थोड़ी बहुत खा पाते थे। Consequently, European food was highly spiced as Indian food till 17th century. 17th century तक यूरोपियन का जो खाना था वो बहुत स्पाइसी होता था। The old trading routes between east and the west came under the Turkish control after the Ottoman conquest of Asia Minor and the capture of Constantinople in 1453. अब जो ट्रेडिंग रूट्स थे ना ईस्ट के और वेस्ट के, वो तुर्किश कंट्रोल में आ गए जब ऑटोमन कॉन्केस्ट हुआ एशिया पे। और कैप्चर किसको किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को, इन 1453 में। Moreover, the merchants of Venice and Genoa monopolized the trade between Europe and Asia. वेनाइस और जेना के लोगों ने मोनोपोली कर ली यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा था, एंड उन्होंने ना वेस्टर्न यूरोप को मना कर दिया कि आप नहीं जाओगे। जैसे पर्टिकुलरली स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, हैव एनी शेयर इन ट्रेड थ्रू दिस ओल्ड रूट्स। उनके उनके पास यही ओल्ड रूट्स का शेयर होने लगा, वो अपनी टेरिटरी से इनको नहीं जाने देने लगे। बट द ट्रेड विद इंडिया एंड Indonesia, highly prized by the Western Europes, to be so easily given up. अब ना ट्रेड इंडिया के साथ करना इंडोनेशिया के साथ बहुत महंगा पड़ रहा था। अब उन्होंने अपनी मोनोपोली कर ली कि हम लाके देंगे, तुम यहाँ से खरीद लो।
अब उनको पता था यहाँ पे तो आएंगे तो हाईली प्राइस मिल रहा है, हमारी लुटेरे भी मिल जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है, तो वो वहां पे जाने लगे। The demand for spices was pressing and the profits to be made in their trade inviting. अब डिमांड बढ़ने लगी इन सब चीज की तो ट्रेड भी बढ़ेगा। The reputably fabulous wealth of India was additional attraction. अब यहाँ पे पैसा बहुत था, वेल्थ बहुत थी, तो लोग अट्रैक्ट होते थे। As there was an acute shortage for of gold all over Europe, and gold was essential as medium of exchange if trade was to grow unhampered. अब यहाँ पे क्या था, शॉर्टेज ऑफ गोल्ड थी, गोल्ड बहुत कम था। आज भी इंडिया में बहुत गोल्ड है, घरों में इतना गोल्ड है लोगों के कि इतना, मैं बोलती हूँ यूएस के पास फॉरेस्ट रिजर्व भी नहीं है, इतना गोल्ड है इंडिया में। और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने में। और यहाँ पे इतना गोल्ड था, गोल्ड से चीजें होती थी। The Western Europe states and merchants therefore began to search for new and safer sea routes to India and spice islands of Indonesia then as East Indies. अब जो ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थी, मर्चेंट्स थे, ये क्या करते थे, नई सर्च करते थे और सी के रूट से इंडिया में आते थे। द स्पाइसेस ऑफ इंडोनेशिया देन नोन एज द ईस्ट इंडीज। जो स्पाइसेस लैंड है इंडोनेशिया की, उसको क्या कहते थे, ईस्ट इंडीज। दे wanted to break the अरब एंड वेंटिना ट्रेड मोनो। अब ये ब्रेक करना चाहते थे तुर्किश को बाईपास, टू बाईपास तुर्किश हॉस्टिलिटी एंड टू ओपन डायरेक्ट रिलेशन करना चाहते थे ईस्ट के साथ। देयर वर वेल इक्विप्ड, इनके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे थे, ग्रेट एडवांसेस थे, शिप्स थे, जो साइंस ऑफ नेविगेशन था हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग इन द 15th century में। Moreover, the Renaissance had a greater and great spirit of adventure among the people of Western Europe. इन्होंने ना नई ऊर्जा, नई नई उमंग लाई, जो नयापन लाया किसमें, एडवेंचर लाया वेस्टर्न यूरोप के लोगों में। द फर्स्ट स्टेप वर टेकन बाय पोर्चुगल। पहला स्टेप किसने लिया, पोर्चुगल और स्पेन ने। whose seamen sponsored and controlled by the governments and began a great era of geographical discoveries. अब इनको किसने सब स्पॉन्सर किया, कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने उनकी। और यहाँ पे ग्रेट एरा एक स्टार्ट हो गया किसका, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का। In 1494, Columbus of Spain set out to reach India and discovered in America instead. अब 1494 में क्या हुआ, कोलंबस ऑफ स्पेन वो रीच इंडिया पहुंच गए, उनको जाना कहाँ था, अमेरिका में जाना था। इन 1498 वास्को द गामा ऑफ पोर्चुगल ये भी डिस्कवर कर रहे थे न्यू ऑल सी रोड्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ही सेल्ड अराउंड अफ्रीका बाय द केप ऑफ गुड होप एंड रीच कैलिकट। ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कहाँ पे पहुंच गए, कैलिकट में पहुंच गए। ही रिटर्न विद द कार्गो which sold for 60 times the cost of his work. अब इन्होंने ना 60 गुना ज्यादा महंगी बेची और अपने वापस जाने के लिए। These and the other navigational discoveries opened a new chapter in the history of the world. इन नेविगेशंस ने एक नया चैप्टर खोल दिया पूरे वर्ल्ड में, एक हिस्ट्री का एक नया चैप्टर बन गया। Adam Smith wrote the later the discovery of America and the Cape Route of to India were the two greatest and the most important events recorded in the history of mankind. अब एडम स्मिथ अपनी लेटर में लिखते हैं कि ये जो दो डिस्कवरी हुई अमेरिका और केप रूट की, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो थी पूरे हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में इसको जाना जाएगा एक मैनकाइंड के हिसाब से। The 17th and the 18th centuries were to witness an enormous increase in world trade. अब यहाँ पे world trade बहुत बढ़ने लगा। The vast new continents of Americas was opened to European and relations between Europe and Asia was completely transformed. अब ये नया कॉन्टिनेंट खुल गया, ओपन हो गया यूरोप के लिए ये, और इसने क्या किया, रिलेशंस चेंज कर दी किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। द न्यू कॉन्टिनेंट वॉज रिच इन प्रीशियस मेटल। अब ये किसमें रिच था, प्रीशियस मेटल में। Its gold and silver poured into a Europe where there was they
powerfully stimulate trade and provided some of the capital which was soon to make European nations the most advanced in trade and industry and science. ये अब किसमें important हो गए, advance हो गए trade, science और industries में. Moreover, America was to provide an inexhaustible market, तो जो कभी ना खत्म होने वाली market किसको provide की European manufacturers को. Another major source of early capital accumulation, enrichment for European countries was the penetration of Africa in the middle of the 15th century. ये किसमें हुई 15th century में. In the beginning, gold and ivory of Africa had attracted the foreigners. इन्होंने किसको attract किया? Foreigners को. Very soon, however, trade with Africa centered around the slave trade. अब अफ्रीका में क्या शुरू हो गया था? स्लेव ट्रेड. उसके बाद इन 16th सेंचुरी में क्या हुआ? ट्रेड वाज मोनोपोली ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल. स्पेन की और मोनोपोली चल रही थी 16th सेंचुरी बीसी में, 16th सेंचुरी में. फिर डोमिनेट इसको किसने डोमिनेट किया? डच ने, फ्रेंच ने और ब्रिटिश मर्चेंट्स ने. बहुत सालों के बाद 1650 में थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन्स ना एक स्लेव बन गए थे. ह्यूमन स्लेव्स बन गए थे. उनको बेचा जाता था वेस्ट इंडीज में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में. द स्लेव शिप कैरिड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम. इनको क्या बोला जाता था? ये एक सामान उठाएंगे यूरोप टू अफ्रीका और एक्सचेंज करते थे कोस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर नेग्रोस एंड टुक दीज स्लेव्स अक्रॉस द अटलांटिक में एक्सचेंज कर देते थे. कॉलोनियल प्रोड्यूस करना, प्लांटेशन माइल्स में. फाइनली ब्रॉड बैक एंड सोल्ड दिस प्रोड्यूस इन द यूरोप. फिर वो उन चीजों को कहाँ पे बेचते थे? यूरोप में. इट वॉज द इमेंस प्रॉफिट. ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था और ये ट्राइंगल ट्रेड चल रहा था. किसकी उनमें सुप्रमेसी किसकी थी? इंग्लैंड फ्रांस की. द डिमांड फॉर स्लेव्स ऑन शुगर. अब स्लेव्स किसके लिए चाहिए थे? शुगर, कॉटन, टबैको की प्लांटेशन के लिए. माइंस ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो कभी ना खत्म होने वाला था, चाहे जितनी भी हार्ड कंडीशन में इनको काम करना पड़े. इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था, बदतर से बदतर हालत में, कोई मोरालिटी नहीं. मोर the limited population of Europe could not have supplied the cheap labor. ये cheap कभी cheap labor supply नहीं करती थी. full exploit करते थे land को, mines को. और इन्होंने mines of new world बना लिया था. While no exact record of the number of African, कोई exact record नहीं है कितनी slaveries exist करती हैं. historians ने estimate किया था कि 15 to 50 millions में था. While the loss of people and massive scale led to the crippling of African countries and society, a great deal of Western European and North American prosperity was based on slave trade and the plantation work by slave labor. अब ये किसके वो होती थी prosperity? slave trade की या plantation by slave labor. इनका profits of slave trade and slave work plantation provided by some of the capital which finance the industrial revolution. अब इसकी वजह से क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th और 19th सेंचुरी में. अब ये आप कहानी बनाते जाना फिर समझ में आएगा कि 18th और 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या हो रहा था, इन्होंने कैसे हमें लूटा. ये एक इन्होंने प्लानिंग, एक समझ लो जैसे एक स्टोरी लिखी जा रही है, वहां पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स हो रही है कि यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे इनके दिमाग चल रहे थे. एक तरफ इन्होंने अमेरिका को ढूंढा, फिर इन्होंने अफ्रीका को डोमिनेट किया. अफ्रीका के साथ ही तो एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया है. तो फिर ये वहां से इंडिया पे भी आए. अब इंडिया में इनको पैसा दिख रहा था. जो लोगों को स्लेव बनाने से नहीं डर रहे हैं वो इंडिया में इंडिया को डोमिनेट करने में क्यों डरेंगे? उनको क्या लेना देना? उनको तो बस पैसे से लेना देना है ना. और इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था? पावर स्ट्रगल चल रही थी. नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें गद्दी चाहिए, हमें राजा बनना है. भाई भाई को मार रहा था. तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? यूरोपियंस ने उठाया. अब ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस 1600 से लेके 1774 तक. ईस्ट इंडिया हैड ए वेरी हम्बल. जब इंडिया में आई ना, बहुत हम्बल थी भाई, इनसे मीठा कोई है ही नहीं. सूरत में इन्होंने ट्रेड सेंटर बनाया टिल 1687 में. 16
87 years तक। Throughout this period, the English remained petitioners. ये petitioners ही बन के रह गए, petitions ही डालते रहते थे। By 1623, they had established factory. इन्होंने फैक्ट्री establish की सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मुसोली पट्टनम में। अब इंग्लिश ट्रेड कंपनी जो थी उन्होंने कंबाइन किया ट्रेड और डिप्लोमेसी को विद वॉर एंड कंट्रोल द टेरिटरी वेयर देयर फैक्ट्रीज वर सिचुएटेड। इन्होंने पहले क्या काम किया, वहां पे कंबाइन किया ट्रेड को और वहां पे डिप्लोमेसी शुरू की। इन फैक्ट इन already in 1619 Roe had given to the English authorities the advice to lay the pattern for फ्यूचर ब्रिटिश रिलेशंस। अब ये बोलते थे हमारा फ्यूचर में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए इसलिए हम करें, हम तो आपका भला सोच रहे हैं, आप राजा बनोगे, ये ऐसी स्टेटमेंट्स देते थे। Assured he wrote, I know these peoples are the best treated with the swords in one hand and the cudgel weak rod carried by messenger in the other। मैसेज देने के लिए और तलवार एक हाथ में उठाने के लिए बेस्ट पीपल इंडिया थे। He added that the English should depend upon the same ground that we began and by which we substitute there। अब इनको क्या था कि ये जहां से शुरू कर रहे हैं सेम ग्राउंड पे दोनों चीजों को, और इनको डर भी था कि हम पता नहीं कब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि इंडियंस को ये अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे। In 1625, the company's authority at the Surat made an attempt to fortify their factory। अब 45 अटेम्प्ट करना शुरू किया 1625 में, बट द चीफ ऑफ इंग्लिश फैक्ट्री वॉज इमीडिएटली इम्प्रिजन्ड। अब जैसे ही इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू की तो इनको जेल हो गई एंड पुट इन आयरन्स बाय द लोकल अथॉरिटीज। किसने? लोकल अथॉरिटीज। उस टाइम पे कौन थी? मुगल थी। औरंगजेब था ना 1625 में, डेथ तो उनकी 18 किसमें हुई है? 1707 में हुई है। 18 starting of the 18th century। Similarly, when the company's rivals made practical attacks on Mughal shipping, the Mughal authorities imprisoned। अब जो सेम authorities जैसे पोर्चुगीज इन सब के लिए भी ऐसे ही होने लगा। कंडीशन इन द साउथ वॉज मोर फेवरेबल। कंडीशन बहुत अच्छी थी कहाँ पे? इंग्लिश के लिए साउथ में। एज दे डिड नॉट हैव टू फेस ए स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे इनको कोई इंडियन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं मिली फेस करने के लिए। द ग्रेट विजयनगर किंगडम हैड ओवरथ्रोन इन 1565। इनको विजयनगर थ्रोन से हटाना 1555 में, एंड इट प्लेस टेकन बाय ए नंबर ऑफ पेटी एंड वीक स्टेट्स। और इनको बहुत सारी पेटी और वीक स्टेट्स में लिया गया। इट वॉज इजी टू अपील टू देयर ग्रीड और ओवर रॉ देम एंड विद आर्म स्ट्रेंथ। इसको आर्म स्ट्रेंथ के साथ इनके पास अपील होना, इनको मतलब अब इनको ना फंड कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही थी। द इंग्लिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मुसलीपट्टनम। अब इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री खोली मुसलीपट्टनम में साउथ में 1611 में। बट दे सून शिफ्टेड द फैक्ट्री सेंटर देयर एक्टिविटी कहाँ पे लेगी? मद्रास में। और यहाँ पे इनको क्या ग्रांट किसने की? लोकल राजा ने की। कब? 1639 में। मद्रास was then a strip of coastal territory। कोस्टल टेरिटरी है 6 miles लॉन्ग एंड 1 mile ब्रॉड में। द राजा ऑथराइज्ड किया, फोर्टिफाई किए, बना सकते हैं, कॉइन मनी, कंडीशन टू पेमेंट हिम हाफ ऑफ द कस्टमर्स रेवेन्यू। इनको रेवेन्यू में भी, और यहाँ पे इन्होंने बिल्ड की फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्जिया के नाम से। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी का एंड हुआ, इंग्लिश कंपनी वॉज क्लेमिंग फुल सॉवरेनिटी। अब इनको फुल सॉवरेनिटी चाहिए थी कहाँ पे? मद्रास में, एंड रेडी टू फाइट। अब ये लड़ने के लिए तैयार थे। इंटरेस्टिंगली इनफ फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये बहुत था एक बिगनिंग के लिए, और ये शुरुआत ये कर चुके थे। डिटरमाइंड टू मेक इंडियंस पे फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। जो इन्होंने जीता है अपनी कंट्री में, इंडिया इनको पे कर रहे हैं। For example, the court of directors of the company wrote the Madras authority को क्या लिखा? We would have to strengthen and fortify our fort and town by Madras by degrees. That is made terribly against the assault of any Indian prince and the Dutch power in India। कि हम इनको असॉल्ट करने के लिए या हम इनको टेरिबली असॉल्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या थी? डच पावर भी थी।
बट वी मस्ट नीड्स डिजायर, हमें अपनी डिजायर भी चाहिए तो हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट विद द जेंटलनेस, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। द inhabitants may pay the full charge of repairs and fortification। अब इन जो यहाँ के लोग हैं वही पे करेंगे और हमें फुल चार्ज देंगे। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे को एक्वायर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किससे? पोर्चुगल से। कब किया? 1668 में। और उसको क्या कर दिया? फोर्टिफाइड कर दिया। बॉम्बे द इंग्लिश फाउंड ए लार्ज एंड इजिली डिफेंडेड पोर्ट। इन्होंने बॉम्बे में, इंग्लिश ने क्या किया? फाउंड किया लार्ज और इजिली डिफेंडेड पोर्ट को। फॉर दैट रीजन एंड बिकॉज इंग्लिश ट्रेड was threatened at the time by rising मराठा पावर। और यहाँ पे इंग्लिश को थ्रेट किससे था? मराठा पावर की राइज से। बॉम्बे was superseded by सूरत at the headquarters of the company on the west coast। अब इनको superseded हो गया सूरत में, क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर का कंपनी का कहाँ था? वेस्ट कोस्ट पे था। इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में क्या चल रहा था? कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री ओपन की ओडिशा में 1663 में। इन 1651 इट वाज अ गिवन परमिशन। अब इनको परमिशन मिल गई हुगली में ट्रेड करने की, और यहाँ पे भी इन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली, जैसे पटना, मैसूर, ढाका में, एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल एंड बिहार में भी। इट नॉट डिजायर्ड इन बंगाल टू। अब इनको चाहिए था बंगाल में भी मिले, कि पूरा बंगाल मिल जाए और इनकी इंडिपेंडेंट सेटलमेंट हो जाए। मोर ओवर देयर easily success in trade and in establishing independent and fortified settlement in Madras and at Bombay, and the preoccupation of Aurangzeb with the anti-Maratha campaigns led the English to abandon the role of humble petitioners। अब ये प्री ऑक्यूपेशन तो हो नहीं सकती थी औरंगजेब के टाइम पे, तो यहाँ पे इन्होंने रोल किया कि हम एज ए हम्बल पिटिशनर्स, हमें दे दो, हम कौन सा। अब इनका ना ग्रीडीनेस बढ़ती गई। अब ये यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी के लिए नहीं, एक पॉलिटिकल पावर के हिसाब से आने लगे। और यहाँ पे इनको फ्री हैंड चाहिए था, कि कोई इनको रोके ना, कोई टोके ना, ये सस्ते में सामान लेके जाए, वहां पे महंगे में बेचे। और यही चीज उन्होंने की। ये ग्रिडीनेस करते 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 इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर पॉलिटिकल पावर इन्होंने लेना शुरू किया, इंडियन रेवेन्यूज लेने शुरू किए, कॉन्कर किया कंट्री को विद इट्स ओन रिसोर्सेज से। सच प्लान्स एक्सप्लिट किया उस टाइम पे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे ग्रेनलैंड अंगेट, इन्होंने लिखा क्या था लंदन, द टाइम नाउ रिक्वायर्स, हमें टाइम चाहिए टू मैनेज योर जनरल कॉमर्स with the swords in our hand। अब हमें तलवारें चाहिए। इन 1687 द डायरेक्टर एडवाइसेस टू मद्रास। अब गवर्नर को क्या एडवाइस किया गया? एस्टैब्लिश सच ए पॉलिसी, पॉलिसी लाओ, सिविल और मिलिट्री पावर क्रिएट करो, सिक्योर करो रेवेन्यू को, यहाँ से लो, फाउंडेशन बनाओ, अपनी ग्राउंडेड करो, और इंग्लिश डोमिनेंट बढ़ाओ इंडिया में ऑल टाइम टू कम। In 1689 they declared the increase of our revenue is the subject of our care as much as our trade। ये जो कहते थे, ये जो हम रेवेन्यू है ना, ये हमारी केयर है, हमें लूटना इनकी केयर होती थी। अब इन्होंने लूट लूट के ना ट्रेजरीज करने लगे यहाँ पे, अपनी फोर्टिफिकेशंस करने लगे, भड़काने लगे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ। फिर इन्होंने कंपनीज बनाना शुरू की। औरंगजेब के बाद इन्होंने औरंगजेब के बाद इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया। 1.5 लाख कंपनसेशन ली। फिर यहाँ पे कंपनसेशन पे आ गए। फिर ईयरली टैक्स देते थे 3,000 का। फिर 1689 में जमींदारी के इनको राइट्स मिल गए, 3 विलेजेस के, सुकनाती, कैलिकट और गोविंदपुर में, जहाँ पे इन्होंने फोर्ट विलियम फैक्ट्री बनाई, फोर्ट विलियम के पास। फिर इन्होंने उस विलेजेस को एक ही सिटी में कन्वर्ट किया, जिसे कलकत्ता के नाम से जो लोग जानने लगे। फिर इन्होंने फारूक सियार ने इनको फरमान दे दिया, जहाँ पे इनको प्रिविलेजेस मिलते थे। वहां पे इन्होंने क्या किया? एक्सटेंड किया पावर को, गुजरात, डेक्कन को 1669 में, वहां पे भी इनको प्रिविलेज मिले। हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में बंगाल को रूल करते थे स्ट्रॉन्ग नवाब मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान। इन्होंने उनके ट्रेड्स को प्रिवेंट, मिसयूज करना उनके प्रिविलेजेस को शुरू कर दिया। अगर मैं आपको फरमान दे दूं, आपको दस्तक दे दूं और बोल दूं आप जाओ, आप ट्रेड, फ्री ट्रेड कर सकते हो,
तो हम क्या करते हैं कि अच्छा मैं ही कर सकता हूँ ना, इसी इसी फरमान और इसी दस्तक पे मेरा दोस्त भी कर ले, मेरी वाइफ भी कर ले, मेरे बच्चे भी कर ले, सब कर ले, हम ये चीजें करते हैं। और इन्होंने भी यही किया। एक फरमान के ऊपर सौ सौ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है। उससे भी बहुत सारी चीजों पे हमारा हम डोमिनेट होते गए, और इनका डोमिनेशन बढ़ता गया। इवन दो द पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ द कंपनी वर फ्रस्ट्रेटेड। अब ये मतलब हमें फ्रस्ट्रेटेड कर रहे थे। यहाँ पे इंडिया इन इंग्लैंड इंक्रीज 500,000 से पाउंड 1708 में था। फिर इनका कितना पहुंच गया, 1795,000 इन 1740। 40 साल में ही इन्होंने इतना रिकॉर्ड कर लिया। दिस इंक्रीज द रिकॉर्ड इन, मतलब इतना ज्यादा था ना कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे जो प्रोटेक्ट थी इंडस्ट्रीज, प्रिवेंट एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर होने लगा। अब इतना था कि वहां पे लोग बड़े मजे से रहते थे। वहां पे लोग कम गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बोलते थे हम एक बार इंडिया आ जाए। एक बार इंडिया आते थे, ट्रेड करते थे, सामान लेते थे, वापस चले जाते। इतना एक्सप्लॉइटेशन किया। इनकी सेटलमेंट्स कहाँ पे हो गई, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में, जहाँ पे इन्होंने फ्लरिश की सिटीज को।